के साथ मुस्कान आसमानी। चीन की रहस्यमय बीमारी के मरीज भारत में भी मिलने के दावों को सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए झूठा करार दिया है। दरअसल सरकार ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए कहा कि एम्स दिल्ली से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इसका चीन की बीमारी से किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एम्स से चीन की रहस्यमय बीमारी के 7 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स की बड़ी बातें ये भी थी कि भारत में ये मरीज अप्रैल से सितंबर के बीच मिले थे, यानी चीन से पहले भारत में ये बीमारी आ चुकी थी। दरअसल चीन में पहली बार अक्टूबर में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे और 23 नवंबर को पहली बार चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमय बीमारी फैलने की बात की थी। चीन की रहस्यमय बीमारी के पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 दिन पहले इस बीमारी को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी की है। तो चीन की रहस्यमय बीमारी को लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। जहां जिला अस्पतालों से लेकर हर एक अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है, तो वही फिलहाल कहा गया है कि जितने भी केसेस भारत में इस तरीके से सामने आ रहे हैं वो साधारण निमोनिया के केस है, यानी कि उसका कनेक्शन चीन की बीमारी से किसी भी तरीके से नहीं है। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि चीन में जो भी रहस्यमय बीमारी फैली है उसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, और रिपोर्ट्स की बड़ी बातें क्या रही गौरव? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो अप्रैल सितंबर तक जो है हमारे देश में तमाम तरह के मामले हैं, वो चीन की रहस्यमय बीमारी के मामले आए, पर यहाँ पर सरकार से एडवाइजरी जारी की है कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है चीन की रहस्यमय बीमारी जो मामले मिले हैं, तो यहाँ पर वो मामले हैं वो गलत है। क्योंकि साधारण निमोनिया का मामला है और चीन की रहस्यमय बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में कहा गया था कि बच्चों में तेज बुखार, जगलन और सर्दी जुकाम के लगातार मामले आ रहे हैं और ऐसी बीमारी जो केवल बच्चों को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर नुकसान जिस तक सरकार ने एडवाइजरी जारी की तो मीडिया के तमाम फेक रिपोर्टों पर भी यहाँ उंगली की है कि यहाँ पर बिना जानकारी के आप कैसे रिपोर्टों को जाया कर देते। जब भी कोई खबर चलती है स्वास्थ्य संबंधित या बीमारी संबंधित, तो पब्लिक में एक पैनिक हो जाते हैं, एक माहौल बनता है कि बीमारी कोई आ रही है और एक मानसिक दबाव भी पब्लिक के ऊपर होता है। खासतौर पर जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि अगर चीन में बीमारी पहले बच्चों को प्रभावित कर रही है तो वो भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी के माध्यम सरकार ने बताया है कि जो भी मीडिया में चला है वो यहाँ पर भ्रामक है और ऐसा कोई भी बीमारी के मामले भारत में देखने को नहीं मिले। ठीक है, देखिए, लेकिन लगातार गौरव निमोनिया के केसेस में तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से हर एक प्रदेश और हर प्रदेशों के अस्पताल में एडवाइजरी जारी करते हुए क्या कुछ कहा गया है, या साफ तौर पर कहा जाए कि एडवाइजरी की बड़ी बातें क्या रही हैं? देखिए बच्चों, एडवाइजरी की यहाँ पर बड़ी बात यही रही है कि यहाँ पर आपको बेड की व्यवस्था करनी है। इसके अलावा कहा गया है कि जो निमोनिया के अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कोरोना महामारी के समय भी पीकू वार्ड बनाए गए थे, उन पीकू वार्डों की स्थिति क्या है इसको भी यहाँ देखने वाली बात होगी। और सबसे कहा गया है कि जो अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री या जो स्वास्थ्य सचिव है पूरी कोई निगरानी बनाए रखे कि अगर कोई बात पैनिक होती है या कोई मामले बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो निगरानी बनाए रखे उनको सबसे ज्यादा किया जाए। पर यहाँ पर जिस तरह से चीन की ऐसी बीमारी से मामले की बात करें तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जो मामले वो सारे निमोनिया के चीन की ऐसी बीमारी से इन मामलों का यानी कि देखिए गौरव, ये जो चीन में रहस्यमय बीमारी लगातार अपना कहर बरपा रही है, इसका भारत में तो असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना को कहा गया था कि चीन से निकली हुई ये बीमारी थी, ऐसे ही इस बीमारी को लेकर भी यही कहा जा रहा है। इस बीमारी पर WHO का क्या कुछ कहना है? WHO इस बीमारी पर किस तरीके से नजर बनाए है? और चीन की तरफ से सबसे बड़ी बात यह होगी गौरव, चीन की तरफ से इस बीमारी को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर भी चीन ने कई बड़ी बातें छुपाई थी। जी बिल्कुल मुस्कान, चीन ने बातें छुपाई। WHO समय समय पर अपनी जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन यहाँ करता रहता है। यहाँ पर मुस्कान जिस तरह से बताया गया है कि WHO यहाँ एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। चीन में भी जो स्थिति है वो बहुत पैनिक नहीं। वहाँ पर अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो मोर्टेलिटी इतना नहीं है, पैनिक होने जा सकता। अगर बात करें तो चीन में कोविड के मामले शुरुआत में आए थे और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले साल ही चीन में तमाम लोगों पर लॉकडाउन था। अब वहाँ पर लॉकडाउन में छूट देनी शुरू हुई है, वहाँ पर लॉकडाउन खत्म हुआ है और जो भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका था और ये जो कोरोना महामारी थी वो अपने
बिल्कुल विराम तक ही खत्म हो चुकी थी। उस समय भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका था, पर चीन में अभी पिछले साल भी लॉकडाउन लगा हुआ था। चीन वहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। अगर WHO की बात है तो समय समय एडवाइस जारी करता रहता है। वो कहता है कि अगर कोई बीमारी फैलती है उसके लिए सभी जो दांत है वो व्यवस्थित करके रखे, अपने आप से तैयारी पूरी रखे। अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे समय से लड़ाया जा सके। और यहाँ पर अगर किसी बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों में जब पहले की कोई चीज होती है तो लोग घबराते जरूर है। तो इसको लेकर सरकार का भी एक जिम्मेदारी, सरकार ने यहाँ पे एडवाइस जारी लेकिन करने के देखिए माध्यम से गौरव, बताया इस है। बीमारी को लेकर डब्ल्यूएचओ ये भी कह रहा है कि चीन कोई प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं करा रहा है। चीन इस मामले पर भी डब्ल्यूएचओ को डेटा नहीं दे रहा है, क्या वजह मानी जाए? बिल्कुल इससे पहले भी हमने कोविड के समय में देखा है, डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया। और डेटा केवल नुकसान यहाँ पर बीमारी का नहीं, हमने पहले भी देखा है तमाम राष्ट्रों की तरफ से, तमाम देशों की तरफ से जो डेटा था वो भी समग्र रूप से नहीं मिल पाया था कि कितने लोग मरे हैं कोरोना में और वास्तव में कितने को कोरोना हो चुकी। कई लोग जो मामले थे वो मल्टीपल डिसीज के मामले भी थे। तो यहाँ पर जो डेटा की वाली बात है WHO लगातार चीन से मांग रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी WHO के दबाव के चलते यहाँ पर चीन अपना डेटा वहाँ पर देगा और तब तमाम चीजें खुल के आ सकेगी। फिलहाल यहाँ पर एक सुकून की राहत की बात यहाँ पर यह है कि जो केंद्र सरकार ने एडवाइस जारी की है, मुझे केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मीडिया खबरें चल रही है वो भ्रामक है। फिलहाल निमोनिया के जो मामले है वो केवल यहाँ पर मिले और वैसे चीन से जुड़ी कोई बीमारी था जो मरीज है वो हिंदुस्तान में नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी की सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने अब नई रणनीति अपनाई है। जहां यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों के साथ बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने समेत कई विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की है। और बैठक में यह तय हुआ है कि तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे लोगों का मानक के ऊपर जाने पर चालान किया जाएगा। वहीं 3 बार से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने का भी नियम बनाया जाएगा। और अगर उसके बाद भी चालक नहीं मानते हैं तो उनके वाहनों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कराया जाएगा। अंकुश लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस दौरान कहा गया है कि अगर किसी भी गाड़ी का, किसी भी वाहन चालक का 3 से ज्यादा बार चालान होता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी वाहन स्वामी नहीं मानता है तो उसके जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो अब सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को सावधान होने की जरूरत है और जो भी युवक स्टंट करते हुए पाए गए उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में अब योगी सरकार है। तो अब ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है योगी सरकार, जिसके मद्देनजर सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों के साथ बैठक करते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार डीएम और मंडलायुक्तों से संपर्क स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए क्या निर्देश अधिकारियों को दिए हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और चिंता जाहिर करने के बाद अपने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके की सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, आकस्मिक इसमें जो मौतें हो जाए इसको लेकर के प्रभावी कार्य उठाए जाए, कदम उठाए जाए। तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी जो है दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उसके तहत में जितने भी जिले मंडलायुक्त हैं और जिलाधिकारी हैं उनके साथ साफ तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश भी पारित किया है कि 3 बार से अधिक चालान होने पर संबंधित जो गाड़ी चालक होगा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो ओवर स्पीडिंग की, तो वो इस पर रोकथाम जरूर लग पाएगा। अभी आपने लेकिन देखा देखिए होगा रितेश, अहम और बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को तो ये भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो। मेरी जानकारी के मुताबिक 3 से 4 बार उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। अब तो ये नया निर्देश दिया है, इसका अधिकारी कैसे पालन करेंगे? इसकी गारंटी क्या है, एश्योरिटी क्या है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि ऐसी वो मुख्यमंत्री है, उनका निर्देश देना, आदेश देना, उसके बाद कार्रवाई का पालन कराना उनके मातहतों का कार्य होता है। तो ऐसे में गड्ढा मुक्ति अभियान की अगर बात की जाए तो बहुत सारे शहरों में गड्ढा मुक्ति अभियान तेजी से चलाया गया, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया है। हम्म। और ऐसे में ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ओवर स्पीड का मामला है, उसको लेकर के सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उस पर ही अधिकारियों ने पेश करते हैं कि अगर 3 बार तक चालान होता है लगातार, तो तीसरी बार के बाद में आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो निरस्त माना जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका चालान होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक निर्देश पारित हुआ है, क्योंकि 3 बार अमूमन आपने देखा होगा कि ट्रैफिक रूल्स को लोग तोड़ते हुए नजर आते हैं। कभी किसी के पास सर में हेलमेट नहीं होता है, ओवर स्पीड होता है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग होती है। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन पर चालान संभव होता है। तो 3 बार चालान होने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बात कही जा रही है कि 3 बार से अधिक चालान होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तो ये इस पर कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग पर भी नकेल लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवर स्पीड का मामला लगातार सामने आ रहा है, इससे काफी काफी लोगों की जाने जा चुकी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ा है। तो ऐसे में ये निर्देश कहीं ना कहीं ऐसा साबित होगा कि जिससे कुछ जिंदगियां बचाई जा सकें। बिल्कुल, देखिए रितेश, ये बहुत अहम और बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार सड़क हादसों से लोगों की मौतों का जो आंकड़ा है वो साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए रितेश, यहाँ एक बात और बहुत अहम हो जाएगी कि लोगों के चालान करने के लिए हर चौराहे पर कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे निगरानी की जा रही है, उसकी सीधी तस्वीरें हेड ऑफिस पहुंचती है, वहां से उनको चालान होता है। लेकिन कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां पर अभी भी पुलिसकर्मी फोन से चालान काटते हुए नजर आते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या निर्देश है? देखिए, जो स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए, अगर हम अपने लखनऊ की बात उठाते हैं तो लखनऊ में जगह जगह पर जो कैमराज लगाए गए हैं उनका एक कमांड सेंटर बना हुआ है, स्मार्ट सिटी ऑफिस में बना हुआ है। वहां पर बाकायदा यातायात निरीक्षक बैठते हैं और जो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम बनाया गया है वो यहाँ से मॉनिटरिंग करता है। यानी जो भी ओवर स्पीड में होता है उसका तत्काल रूप से वहां पर चालान भेजा जाता है। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा सुधार करने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जो कैमरा कमांड करता है और कैमरे में जो तस्वीरें आती हैं, सबसे पहले उस कमांड सेंटर से उन गाड़ियों का चालान होना जरूरी है जिनका समय सीमा, जो गति का जो समय होता है और वो अधिकतम होता है। तो उसके लिए उस पर चालान की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो रिकॉर्ड में तो दर्ज होती हैं, एक की ओवर पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में ये निर्देश कहीं ना कहीं पारित तो हुआ है, पर नहीं, जरूर लेकिन लगाम देखिए लगाया जा रितेश, हम सकेगा। नए नियम पे नियम तो बनाते जा रहे हैं, नए नियम हम लागू कर रहे हैं ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके, सड़क हादसों में जो मौत है उस पर अंकुश लगे। लेकिन जो पुराने नियम है उसको ढर्रे पर कब से लाया जाएगा, क्योंकि वो तो लगातार उसमें हीला हवारी होती हुई नजर आती है। देखिए, नियम बनाए ही जा रहे हैं तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो हेलमेट ही लगाना एक बहुत बड़ी जागरूकता की बात हुआ करती थी, तो हेलमेट लोग नहीं लगाते थे। हम्म। तो लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रथा चली थी, कभी कोई गुलाब का फूल दे रहा है, कभी कोई हेलमेट बांट रहा है, कभी कोई बच्चे की कसम दिला रहा है। तो ऐसे जागरूकता के तहत तब जागरूकता लाई गई, तो आज ये आलम है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोग हेलमेट लगाने लगे हैं। तो ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अगर बात की जाए तो 15 से 31 दिसंबर तक जो चीफ सेक्रेटरी ने निर्देशित भी किया है, तो इसमें जागरूकता भी फैलाई जाएगी। विद्यालय में जो वाहन चलते हैं उनके फिटनेस की भी बात कही जा रही है, उनके फिटनेस भी चेक किए जाएंगे। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कॉमर्शियल व्हीकल जो ड्राइवर चला रहे हैं, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण होना आवश्यक है। तो ऐसे सब कई सारे पहलू हैं जो इसमें सम्मिलित होंगे। हालांकि ये पहली बात नहीं है, फिटनेस की बात जो होती थी वो शुरू से लागू है परिवहन विभाग में, लेकिन उस पर अमल बहुत कम होता था। अब जब बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जमींदोज होंगे अवैध घर, और अब प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलता हुआ नजर आया। दरअसल लखनऊ में कुकरेल के सौंदर्यीकरण को लेकर अवैध मकानों को ध्वस्तीकरण लगातार किया जा रहा है, और अब बताया जा रहा है कि लखनऊ में महानगर इलाके के भीखमपुर में एलडीए, नगर निगम और पुलिस बल के बीच अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, और मकानों को ध्वस्त करने के दौरान पीएससी बल के साथ भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही है। तो कुकरेल किनारे बसे घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई। इस दौरान जो पुलिस का पूरा बल था वो नजर आया, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी
अधिकारी नजर आए, साथ ही साथ एलडीए भी मौजूद रहा और इन सभी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें इस ध्वस्तीकरण को लेकर पहले कोई अपडेट नहीं थी, अचानक से बुलडोजर आया और वो चलता हुआ नजर आया है। एलडीए और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है, जहां कुकरेल किनारे बसे घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण को लेके एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। कितने घरों को जमींदोज किया गया और क्या लोगों को इस ध्वस्तीकरण की पहले से जानकारी दी गई थी क्या? कलीम। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से एनडीए और नगर निगम के साथ साथ पुलिस अभियान, पुलिस की का भारी बल जिस तरीके से तैनात होकर के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई है, इसमें लगभग 50 से अधिक मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। जबकि अभी जो मकानों की संख्या बताई जाए वो अभी 50 से अधिक जो संख्या है वो अभी बाकी है और उसको लेकर के लगातार ये अभियान जारी है। क्योंकि जिस तरीके से कुकरेल सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार जो पूरा मैप तैयार किया जा रहा था, उस मैप तैयार करने के दौरान कुछ माह पहले ही सभी मकान वासियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद साफ तौर से कहा गया था वो लोग यहाँ से मकान खाली कर दो, सभी मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। अब इसमें अगर मुस्कान सवाल की बात की जाए, किस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, जब वहाँ पे एक दशक से लोग निवास कर रहे हैं, लोग वहाँ पे पैदा हुए, शादी हुई और वहीं पर खत्म हो गए, तो लोगों की वहाँ पे यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई शुरू हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही की बात की जाए, लापरवाही कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए कलीम, एक सवाल यहाँ और अहम हो जाता है कि लंबे समय से या यूं कहें दशकों से नगर निगम की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इतने सालों से इन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं याद आई? अब जाके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, दशकों लोगों के इसी घर में निकल गए और अचानक से प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंचता है कार्रवाई करने। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अब जो सौंदर्यीकरण की जो बात की जा रही थी, उस सौंदर्यीकरण के बीच ये जो मकान है ये लगभग उस दायरे में आ रहे थे। फिर चाहे ये बेगमपुर की बात की जाए या फिर अकबरपुर की, क्योंकि अभी जो पहली कार्रवाई हुई है वो और इसके बाद अगर बात की जाए कि जिस तरीके से बेगमपुर में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन उस विरोध को का सामना करने के लिए लगभग 500 से अधिक पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए थे, जिसमें एक कंपनी की एसी लाई गई। उसके साथ जो आसपास के जो जनपद के पुलिसकर्मी थे उनको भी यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया था कि किसी तरह का अगर वाद विवाद होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि वहां पर केवल एक मंजिला मकान नहीं बने हुए थे, वहां पर लगभग 3-3 मंजिलों के जो मकान बने हुए थे, उस मकानों के बीच में जो लोग रह रहे थे उनमें घर गृहस्थी जो लोगों की थी, कुछ लोगों की तो वहां पे अभी हाल ही के दिनों में शादी होनी थी, शादी की तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन जो अब सवाल उठता है कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की गई है, एलडीए ने जो पूरी कार्रवाई की है सौंदर्यीकरण को लेकर, लेकिन जो इसमें जो ग्राउंड जीरो पर जो इंजीनियर काम करते हैं, जो एक्सीडेंट काम करते हैं, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी संलिप्तता रही है। ठीक है, देखिए कलीम, तकरीबन 50 घर ऐसे हैं जहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। अभी और कितने दुकानें या मकान ऐसे हैं जिस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा और कितने दिनों तक तकरीबन ये कार्रवाई चलेगी? देखिए मुस्कान जी, वही जवाब दिया गया कि जिस तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लगभग 50 मकान गिराए ऑलरेडी जा चुके हैं और जो और मकानों की अगर संख्या की बात की जाए तो 50 से अधिक और अभी मकान है। और जो अकबरपुर की तरफ अभी जो रुख होगा, क्योंकि इस दायरे में जो अकबरपुर की भी आवाज कॉलोनियां आ रही हैं, उनको भी नोटिस जारी हुए लगभग 6 माह हो गया है। क्योंकि वहां पर केवल मकान ही नहीं, अपार्टमेंट तक तैयार किए जा चुके हैं, मॉल तैयार किए जा चुके हैं उन जमीनों पर, और उनको भी नोटिस जारी हुआ। तो कहीं ना कहीं जरूर मुस्कान जी कह सकते हैं जिस तरीके से संलिप्तता पूछ रही है, कार्रवाइयों की बात रही है, अब जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगभग सैकड़ों मकान अभी शामिल है जिनको अभी गिराना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान के जयपुर में घर में घुसकर हुई दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। वही जघन्य हत्याकांड के विरोध में गाजियाबाद के जिला मुख्यालय के सामने भी लोगों ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के साथ साथ लोगों ने नारेबाजी की और हत्याओं को फांसी की मांग
भी की है। गाजियाबाद में राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष गौरव ने बताया कि सुखदेव गोगामेडी सभी को साथ लेकर चलने वालों में से थे। ऐसे में उनकी हत्या एकता में दरार डालने का काम कर रही है। साथ ही महानगर उपाध्यक्ष राजपूत करनी सेना शशांक सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि जिन्होंने हत्या की है उनका एनकाउंटर किया जाए। तो राजपूत समाज में अब जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोगामेडी की हत्या के बाद अब राजस्थान से लेकर यूपी में भी जो राजपूत समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान राजपूत करनी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मांग की है कि जिन्होंने हत्या की है, जो हत्यारे हैं, उनका एनकाउंटर किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, देखिए, राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब से हत्या हुई है तब से राजस्थान से लेकर यूपी तक में प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, उसमें राजपूत समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या मांग उठाई गई है प्रवीण? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला राजस्थान के जयपुर से जिस तरीके से ये उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाना दिन दहाड़े और दो बदमाश किस तरीके सीसीटीवी में नजर आते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिस तरीके से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरी कार्यकारिणी को पूरा उन्होंने समेटा हुआ था, पूरी इस तरीके से चला रहे थे। अज्ञात बदमाश हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से करनी सेना के जो अध्यक्ष उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद से लगातार कई जिलों में इस तरह की आवाजें उठ रही हैं जो राजपूत समाज है। वहीं आज क्रम में देखा गया है कि गाजियाबाद के अंदर भी जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो लोग वहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं, जिसके बाद वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है और खास तौर पर जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको फांसी सजा देने की मांग की जा रही है। और लगातार जो उनके परिवार के लोग हैं, जो गोगामेडी सुखदेव सिंह के जो परिवार के लोग हैं, उनको मुआवजे की बात कही जा रही है, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिला देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राजपूत समाज काफी उग्र नजर आ रहा है। कई जगह आगजनी देखने को मिली है, कई जगह तोड़फोड़ की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट पर जिस तरीके से नारेबाजी की गई शासन प्रशासन के खिलाफ, और साथ ही साथ सरकार को भी ये जताया है कि राजपूत समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करनी सेना के, उनको जिस तरीके से दिन दहाड़े उनके घर पर जाकर उनके साथ जो हमलावर जिन्होंने फायर करके उनकी हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है। वहीं कई राज्यों में इस तरह की आगजनी देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल में अब ये आगजनी कब तक देखने को मिलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण, लगातार जो राजपूत समाज है वो मांग उठा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने तक की मांग उठाई गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? छापेमारी तो कर ही रही है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ चुकी है। उसके अलावा क्या प्लान है पुलिस का? देखिए, बात करी जाए जयपुर पुलिस की, तो जयपुर पुलिस की तरफ से कई टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि एसआईटी की जांच भी की जा रही है, खासतौर पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वहां पहुंचा था। लेकिन जिस तरीके से एक ट्वीट जो एक फेसबुक पर पोस्ट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का ये आदमी था जिसने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर फायरिंग की और उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें दो लोगों को गोली लगी, जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको उनकी मौके पर ही हालांकि डेथ हो गई। ये पुष्टि डॉक्टरों ने की जब उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके साथ थे उनकी भी मौत बताई जा रही थी कि उनकी भी मौत हो चुकी है इलाज के दौरान। लेकिन अब जो है राजपूत समाज इस पूरे मामले को लेकर काफी उग्र नजर आ रहा है और मांग लगातार ये की जा रही है कि जो अपराधी अभी फरार चल रहे हैं इनकी जल्द गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी ही काम ना हो, इनका एनकाउंटर हो। और इनका एनकाउंटर इस तरीके से होना चाहिए कि आने वाले जो लोग हैं, जो लगभग ये तय कर लें कि जो बदमाश है, जो खुलेआम घूमते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देकर वहां से मौके से फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है इस समय पुलिस प्रशासन के ऊपर। वहीं डीजीपी जो है राजस्थान के, उनको उनके सस्पेंशन की भी बात कही जा रही है कि उनको सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद प्रवीण, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।